हाय एवरीवन, आई एम एडवोकेट सपना कौशिक और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप डाइवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज अनम्यूट फैक्ट्स को लाइक कीजिए ताकि हम आपको ऐसे ही लीगल अपडेट्स दे सकें। जब भी कोई व्यक्ति डाइवोर्स लेने के बारे में सोचता है तो ये उसकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। जब भी तलाक होता है तो सिर्फ इसमें दो लोगों की ज़िंदगी शामिल नहीं होती, इसमें दो परिवार भी शामिल होते हैं और लोगों को बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है। तो जब भी आप तलाक लेते हैं उससे पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले आपको ये अश्योर करना चाहिए कि क्या वाकई आप तलाक लेना चाहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि छोटी मोटी लड़ाई झगड़े में भी हस्बैंड या वाइफ ये सोच लेते हैं कि हमें तलाक लेना है, वो तलाक की प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन बाद में उनका माइंड चेंज हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप सबसे पहले अपना माइंड मेकअप करें कि क्या वाकई आप तलाक लेना चाहते हैं। जब आप तलाक लेना चाहते हैं तब आपको बाकी सारी चीज़ों के ऊपर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अगर आप तलाक नहीं लेना चाहते हैं, आपने छोटी मोटी आर्ग्यूमेंट्स में ही तलाक के बारे में सोचना शुरू कर दिया तो आपकी ये शादीशुदा ज़िंदगी के लिए भी ख़राब होता है। और बाद में अगर आप दोबारा केस फाइल करने के बारे में सोचते हैं तो इससे आपके केस भी कमज़ोर होता है। तो सबसे पहली चीज़ बी एश्योर कि क्या आप वाकई तलाक लेना चाहते हैं। तो हम आपको आगे की बातें बताते हैं। दूसरी बात होती है कि जब भी आप तलाक के बारे में सोच लिया, आप अश्योर हो चुके हैं कि अब आपको तलाक लेना है, तो आपको जानना चाहिए कि तलाक से जुड़े कानून क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं, आपके क्या अधिकार हैं। जैसे कि अगर वाइफ है तो मेंटेनेंस का राइट है, चाइल्ड की कस्टडी किसको जाएगी, बच्चों की कस्टडी किसको जाएगी, क्या, और अगर हस्बैंड है तो आपको क्या मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अगर पति या पत्नी अलग अलग रह रहे हैं तो राइट टू कॉन्जुगल राइट्स होता है क्या, मतलब जिससे कई लोग घर वापसी का केस भी कहते हैं कि अगर वाइफ अलग रह रही है तो घर वापसी का केस डाल दीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपके अधिकार क्या हैं, फाइनेंस कैसे रहेंगे। तीसरी चीज़ जो आपको सोचनी है वो ये कि जब भी आप केस के लिए आगे बढ़ते हैं तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए। अक्सर महिलाओं का कॉल आता है कि मैम हम तलाक लेना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम अलग हो जाएंगे तो हम कहाँ रहेंगे। तो जब भी आप तलाक लेने के बारे में सोचे, कोई महिला हो या पुरुष, दोनों को ये सोचना चाहिए कि हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। अक्सर पुरुषों का भी कॉल आता है कि मैम हम अलग होना चाहते हैं, हमारे बच्चे हैं, बच्चों की कस्टडी भी हम अपनी वाइफ को दे देंगे और हमारी वाइफ हाउस वाइफ है लेकिन हमारे पास मेंटेनेंस देने के लिए पैसे नहीं है, हम उसको कुछ एलिमनी नहीं दे सकते, हम अगर उसको पैसे दे देंगे तो हम अपना क्या करेंगे। तो कोशिश करें जब भी आप तलाक के बारे में सोचते हैं तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, वाइफ भी और हस्बैंड भी, क्योंकि बच्चों की कस्टडी का सवाल होता है, आपको फाइनेंस मेंटेनेंस मिलने में वक्त लग सकता है और हस्बैंड है तो उसको मेंटेनेंस देना होगा, फाइनेंस अलग अलग हो जाएंगे, हो सकता है रेजिडेंस का खर्चा देना पड़े, बहुत सारी चीज़ें होती है। इसलिए हमेशा अपने फाइनेंस को लेकर क्लियर रहे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट बात, कई बार तलाक के लिए आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो गए, बी श्योर भी हो गए, आपने अपने राइट्स भी पता कर लिया, आपके अधिकार क्या है, लेकिन आपके पास तलाक का कोई ग्राउंड नहीं है। छोटी सी कोई बात हुई और उस पर आपने सोच लिया कि आपको तलाक लेना और आपने 100% अपना मन बना लिया। फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हैं, आपको राइट्स भी पता है, लेकिन आपके पास तलाक का कोई ग्राउंड ही नहीं है, सिर्फ एलिगेशन के बेसिस पर आप तलाक लेना चाहते हैं। अगर आप म्यूचुअली डाइवोर्स लेते हैं तो आपको ग्राउंड्स की ऐसा ज़रूरत नहीं होती। आप टेम्परामेंटल इश्यूज़ पे ले सकते हैं कि आपकी आपस में बनती नहीं है, इस बेसिस पर भी आप तलाक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका कंटेस्टेड डाइवोर्स है, एक पार्टी डाइवोर्स नहीं देना चाहती तो दूसरी पार्टी को ग्राउंड्स देने होंगे कोर्ट को कि किस ग्राउंड पर आपको तलाक दे दिया जाए। जैसे कि क्रुएलिटी है, डेजर्शन है, आपके हस्बैंड वाइफ आप साथ नहीं रहते, या धर्म चेंज कर लिया है, या रिलेशनशिप बनाने में असमर्थ हैं, या कोई मानसिक विकलांगता है, या कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जो हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 13(13)B में दिए गए हैं, या हर पर्सनल रिलीजन के जो एक्ट है, मुस्लिम पर्सनल लॉ, सभी लॉज के अंदर ये ग्राउंड्स दिए गए हैं। उन ग्राउंड्स के बेसिस पर ही आप तलाक ले सकते हैं। तो जब भी आप ग्राउंड
तलाक के लिए फाइल करेंगे तो आपके ग्राउंड बहुत क्लियर होने चाहिए कि आप किस ग्राउंड पर तलाक ले रहे हैं। और वो जो ग्राउंड है, सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एलिगेशन लगा दिया। मान लीजिए कि आपने एलिगेशन लिया क्रुएलिटी, तो सिर्फ ये ना हो कि आपने एलिगेशन लगा दिया कि भाई मुझे मारा, मतलब वो मानसिक यातना देते हैं या मुझे मारते पीटते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं, जो भी ग्राउंड आप ले रहे हैं, उसके आपके पास एविडेंस होने चाहिए। जैसे कि अगर क्रुएलिटी का है, उन्होंने आपको मारा पीटा, तो आप पुलिस कॉल कर दें, आपके पास फोटोग्राफ्स हो आपको जहाँ चोट लगी है तो आप कोई मेडिकल करवा के, आपके पास MLC हो, इस तरीके के ये सारे ग्राउंड्स आपके पास अगर हैं तो उसके एविडेंस भी होने चाहिए। बहुत सारे लोग अक्सर ये सवाल भी करते हैं कि हमारे पास व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग्स है, उन्होंने मुझे मैसेज किया, ये कहा वो कहा, तो आपके पास वो ग्राउंड्स के एविडेंस होने चाहिए। और अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारे पास कोई कॉल रिकॉर्डिंग नहीं है, हमारे पास वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग हो या कोई कॉल रिकॉर्डिंग हो या कोई वीडियो हो। कोर्ट में एविडेंस के रूप में एफिडेविट चलता है, आप एक एफिडेविट के रूप में देते हैं, उसके बाद वहाँ पर आपका क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाता है। और इसके साथ अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी एविडेंस है, मान लीजिए आपका कोई नेबर है, भाई बहन या कोई रिश्तेदार है, वो सब भी अगर आपके फेवर में आके गवाही दे देते हैं तो उसे भी एविडेंस ही माना जाता है। उनकी स्टेटमेंट्स भी एविडेंस के रूप में चलती है और आपकी खुद की स्टेटमेंट भी एफिडेविट के रूप में कोर्ट में लग जाती है और बाद में आपका क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। यानी कि दूसरी पार्टी आपसे क्रॉस क्वेश्चंस कर सकती है कि आपने मान लीजिए कहा कि मुझे 20 तारीख को मारा गया, तो कोर्ट में दूसरी पार्टी का वकील आपसे पूछ सकता है कि 20 तारीख को कब मारा गया, 20 तारीख को दोपहर को मारा गया या शाम को मारा गया, आप उस वक्त कहाँ थे, मेरा मुवक्किल यहाँ नहीं था। इस तरीके के कुछ क्रॉस क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं ताकि कोर्ट में ये साबित किया जा सके कि आप सही बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। इसके अलावा जब भी आप तलाक के बारे में सोचते हैं, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप एविडेंस आप गैदर करें और हमेशा श्योर हो जाए कि आपको तलाक लेना है। उसके बाद आप कोशिश करें कि अगर आपका जो केस है वो मीडिएशन से सॉल्व हो जाए, क्योंकि जब भी कंटेस्टेड डाइवोर्स के लिए आप जाते हैं तो उसमें कई साल लग सकते हैं। अगर आपके बीच सेटलमेंट नहीं होता, कोर्ट में एक दूसरे के ऊपर काउंटर केसेस डाले जाते हैं, तो कोर्ट में केसेस काफ़ी लंबे चलते हैं। तो मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अगर मीडिएशन के थ्रू आपका कोर्ट केस सॉल्व हो सकता है तो मीडिएशन के थ्रू आप अपने केस में सेटलमेंट कर लें और म्यूचुअल डाइवोर्स के लिए आगे बढ़ें। अदरवाइज आप चाइल्ड कस्टडी ये भी डिसाइड कर लें कि बच्चा किसके पास रहेगा, फाइनेंस कैसे होंगे, तो ये सारी चीज़ें अगर आप पहले ही सॉर्ट आउट कर लेंगे, पहले ही सेटलमेंट कर लेंगे तो आपका केस जल्द से जल्द सुलझ सकता है। अदरवाइज कोर्ट में इन सारी बातों को सेटल करने में आपका काफ़ी वक्त लग सकता है। तो ये थी कुछ ऐसी बातें जिन्हें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका केस बहुत जल्द सॉल्व हो जाएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किन और मुद्दों पर वीडियोस चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।